वेलकम बैक। आप देख रहे हो मेरा बजट मेरी सरकार। गुजरात राज्य की बात करें तो आज वित्त मंत्री नितिन पटेल बजट पेश कर रहे हैं। बजट में काफ़ी सारे मुद्दे डिस्कस हो चुके हैं, तो हमारी चर्चा में भी हमने उस मुद्दों के बारे में सुना, क्या कुछ देखने को नया मिलेगा इस बारे में भी डिस्कस हो गया। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर अब बात करें श्रम विभाग की, तो उसको भी 1502 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अब क्या लगता है कि जिस तरीके से आधुनिक युग है और औद्योगिक विकास भी इतना ही महत्वपूर्ण रखता है, और उसके साथ साथ उस बारे मतलब में उस चीज में उस काम के बारे में प्रशिक्षण भी इतना ही जरूरी है, तो आपको क्या लगता है कि अभी तो ये इतने करोड़ की रकम आवंटित की गई है, क्या कुछ इससे फायदा होगा? जैसा जलपा जी मैंने कहा वैसे कि औद्योगिक विकास हो रहा है, बट औद्योगिक विकास का मतलब खाली मशीनरी रिलेटेड विकास से नहीं है, श्रमजीवी के विकास से भी है। और ये जो अमाउंट बजट में गुजरात सरकार ने श्रम रोजगार विभाग के लिए दी हुई है, उसके लिए उनके शिक्षण, उनके लिए अच्छा वेतन, उसके लिए अच्छी जीवन ज़रूरियात या उसके लिए अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड उनको मिले, उसके लिए इसका प्रायोजन किया गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर, ये दो वर्ड अभी सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो ट्रेंडिंग में है। अगर हम रोजगारी की बात करते हैं या तो फिर हम जीडीपी की बात करते हैं, तो प्रशिक्षण जैसे कि मैंने कहा बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई नई टेक्नोलॉजी है, हमारा देश किसी चीज़ में या मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भी बन जाए, लेकिन ज़रूरी है कि उस चीज़ की पहले ट्रेनिंग दी जाए। जगदीश जी, आपको क्या लगता है? आत्मनिर्भर और ये दोनों बात अच्छी है। कहने का मतलब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर सही चीज़ है, और कहने का मतलब उससे पहले अपने को अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अभी आप 2 दिन पहले का मैं आपको उदाहरण दूंगा कि हम लोग जब ग्लास का बिजनेस करते हैं तो ग्लास के अंदर अभी इंडिया के अंदर 5 से 6 ही कंपनी है, और जब ये बाहर का माल आना बंद हो गया है तो अभी ग्लास के रेट समझो कि 25 से 30% कम से कम बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब जब अपने पास कैपेसिटी नहीं है और मांग बढ़ रही है तो कंपनी वाले उसका फ़ायदा लेके भाव बढ़ा रहे हैं, दिन ब दिन भाव बढ़ाते जा रहे हैं। कहने का मतलब 10 दिन के अंदर समझो 25 से 30% जब दाम बढ़ गए तो कहने का मतलब अपनी कैपेसिटी नहीं है, उससे पहले अपने बाहर का बंद कर दिया और यहाँ पे प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है, तो एक ब्लैकमेलिंग जैसा काम होने लगा है अभी। तो कहने का मतलब ये कि अपनी पहले कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए ताकि जो माल है वो सबको मिलता रहे और उसकी शॉर्टेज ना हो। शॉर्टेज होने के कारण व्यापारी लोग चालाकी करते हैं और कहीं ना कहीं वो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी जानने की ज़रूरत है कि कैसे ये सब से निपटारा करा जाए। जी, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ डिस्कस हुई वो थी क्लाइमेट चेंज। इस बारे में सोचना भी अति आवश्यक हो गया है। अगर हम बात करें, ई रिक्शा की भी बात हुई थी, यानी कि ई ऑटो की, ई व्हीकल की भी बात हुई थी, लेकिन फिर भी जितनी मात्रा में नज़र आने चाहिए उतने कोई ई व्हीकल नज़र में नहीं आते। क्या कहना है परत जी? देखिए जलपा जी, मैं यहाँ पे 2 चीज़ कहूँगा। सबसे पहले तो जो बात हुई जगदीश जी ने की कि भाई फॉरेन के गुड्स आने बंद हो गए और हमारे जो गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो कम मात्रा में है, हमारी डिमांड ज़्यादा है। ये जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है वो ओवरनाइट तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है, पर तो भी ये तो सबको मानना ही पड़ेगा कि भाजपा सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भर वर्ड डाला, आत्मनिर्भर होने का एक विचार दिया, और जनता जनार्दन का मैं खूब खूब आभार मानूंगा कि उन लोगों ने उनका समर्थन किया। जहां तक डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात है, वहां पे मैं ऐसा कहूंगा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में भी बात की है टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की। आज के बजट में भी आप देखोगे तो गुजरात में 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात हुई है। राजकोट की बात करें तो राजकोट में भाजपा की सरकार ने आज राजकोट में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का ऐलान किया है। जम्बूसर में इंडस्ट्रियल पार्क, ब्लड ट्रंक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान किया हुआ है। और
हमारे गुजरात के पास बहुत ही एकड़ ऑफ लैंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिफाइन हुई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ऐसा है कि वो टैक्स हेवन है, वहां पे आपको टैक्स नहीं भरना है। तो ये सब चीजों की वजह से काफी अब कम टाइम में ऐसा होगा कि हमारी जो डिमांड है उसको मैच करने का प्रोडक्शन भी हम करने के पूरे प्रयत्न हमारे जो औद्योगिक लोग हैं वो करेंगे और सरकार उनके पूरे साथ है। जगदीश जी, इस बार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, उसके दाम बढ़ गए हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस बार ये जो सब्सिडी की भी बात की है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की मतलब बैटरी से चलते हुए व्हीकल की बात कहें, तो इस बार जनता क्या इसके प्रति आकर्षित होगी? जी ज़रूर, क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए तो उसका कोई ऑप्शन अभी लोग ढूंढ रहे हैं। तो ऑप्शन तो यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आवे और आने वाले दिनों में वही चलेगा, क्योंकि ये जो खाड़ी वाले देश है वो लोग क्या करते हैं कि वो जो पेट्रोल और डीजल तो अपने यहाँ तो बनता नहीं है, तो वो लोग अपने अपने रेट से वो लोग बेचते हैं और उनकी दादागिरी सहन करनी पड़ती है कि गर्मी में नहीं मिलता है, कभी ठंडी में ज़्यादा वो होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो लोग अपने को बेचने के लिए अपने दाम बढ़ा के अपने को दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, उसकी हम सराहना करते हैं कि बैटरी वाले जो भी व्हीकल आ रहे हैं उनको सरकार प्रोत्साहन दे, सब्सिडी दे, तो वो लोग इससे आकर्षित होंगे ही। जी, इसके अलावा पलक जी, अगर बात करें वन और पर्यावरण की, जो हम बात करें तो उसमें एक स्पेशल चीज़ ये कही गई है, कमलम यानी कि जो ड्रैगन फ्रूट था उसकी 50 किलोमीटर के मतलब वो फ्रूट क्या जो है वो विकसित किया जाएगा। क्या लगता है कि ये वाली मतलब बात यहाँ पर बजट में की गई, वो कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो देखिए, देखने का नजरिया है जलपा जी। आप वर्ड पकड़ेंगे कमलम, हम लोग देखेंगे कि वो एरिया और वहाँ के लोगों का विकास, हम देखेंगे कि खेती अगर ये फ्रूट की गुजरात में ही होगी तो गुजरात के किसान, गुजरात के नागरिक सबको इसका बेनिफिट होगा। सो कमलम इज सिंपली अ नेम। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड कमलम इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड वो पर्टिकुलर एरिया के विकास जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, लेकिन ऐसा है कि वहां पर जैसे कि ये फ्रूट की बात है तो और कुछ भी तो मतलब उगा सकते थे वहां पर, मना नहीं किया है और कुछ उगाने के लिए, बट एक सिंबॉलिक बात की हुई है ये फ्रूट उगाने की। जी, जगदीश जी क्या कहना है इस पर आपका? कमलम नहीं बोलते और दूसरा कुछ फ्रूट भी बोलते तो क्या वांधा था, कोई तकलीफ तो थी नहीं, क्योंकि एक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ये तो आपकी प्रचार हो रहा है और कुछ नहीं है। नहीं, प्रचार तो जगदीश जी क्या है कि अब मैंने बोला वैसे प्रचार हम कमलम नाम देके अपना नहीं करते हैं, हम अपना प्रचार अपने विकास से, लोगों की सुविधा से कर रहे हैं। और वो हम पिछले 2 वीक से जनता के जो आशीर्वाद मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कमलम नाम देके या कमलम फ्रूट उगा के कुछ प्रचार करने की शायद यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है, हालांकि ये बजट का मुद्दा नहीं है, लेकिन बजट में जब उल्लेख किया ही गया है कमलम फ्रूट का, तो नाम बदलने की ऐसे भी क्या आवश्यकता हो गई? मतलब ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम फ्रूट, अगर हम बात करें तो वो सिर्फ गुजरात राज्य की बात है। अगर और किसी जगह के, जैसे भारत देश तो बहुत बड़ा है, तो उनके जो बच्चे हैं वो तो ड्रैगन फ्रूट कहेंगे और हमारे जो बच्चे हैं वो कमलम फ्रूट करेंगे। और अगर किसी मतलब क्वेश्चन में ये आ गया और उसके 4 आंसर हुए, एक में ड्रैगन है, एक में कमलम है और 2 और ऑप्शन हुए, तो फिर कौन सा ऑप्शन राइट? मैडम, इसका जवाब मैं सिर्फ यही दूंगा कि आप कमलम को एक भाजपा के निशान के साथ देख रहे हो। आप ये भूल रहे हो कि कमलम, जो कमल फूल है, वो एक भगवान का भी फूल है। मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लक्ष्मी जी का फूल है। तो आप पॉजिटिव नजरिए से देखें तो ये एक ड्रैगन फ्रूट, एक इंग्लिश नाम को छोड़ के हमने एक अच्छा जो गॉडेस लक्ष्मी जी है उनके फ्लावर के नाम को यहाँ पे समर्पित किया। चलो मानते हैं कि लक्ष्मी जी का जो चाइना से हटा के इंडिया किया है, तो कमलम जो है वो लक्ष्मी देवी के साथ मतलब
उसका कनेक्शन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यही था कि ऐसे भी क्या आवश्यकता आ गई। आपने ऐसा कहा कि ड्रैगन जो इंग्लिश नाम था उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इस चीज़ को, चलो स्टेडियम तक नामकरण का मुद्दा चला है तो ले जाऊँ, तो वहाँ पर भी नाम चेंज करने की कहाँ आवश्यकता आई स्टेडियम की? अगर संकुल का नाम रखी गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो फिर वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया। देखिए, वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि स्टेडियम का नाम चेंज नहीं किया है, सरदार पटेल जी के नाम से ही पूरे संकुल का यहाँ पे नाम है। उसमें से एक छोटा सा जो अंश है, संकुल बहुत बड़ी जगह है जिसमें माननीय सरदार पटेल जी का ही नाम है, उसमें से एक छोटी क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका नाम रख के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र यहाँ पे मोदी मैं जी का ही क्यों एक नाम ही दिया बात गया है? कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक स्टेडियम बन गया और हरेक लोगों ने इतना ऑपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया। आप जरा देखिए, गांधी नेहरू परिवार के नाम पे कितने सारे स्टेडियम, कितनी सारी यूनिवर्सिटी या कितनी सारी जगहें प्राइवेट प्लेस का, पब्लिक प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं। उसका कोई अपोज नहीं करता है। बट ये अपोजिशन जो हो रहा है जलपा जी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑपोजिशन वालों को भारतीय जनता पार्टी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी या हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी के सामने और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। उनको हर एक दिन एक नया मुद्दा चाहिए और वो मुद्दे में से एक मुद्दा हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जी, मैं पलक जी नरेंद्र को मोदी बोलना स्टेडियम में, चाहूंगा। जी जगदीश जी, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। तो अहमदाबाद की जहां तक बात करें, उसका भी नाम कर्णावती करना था, वो तो भाजपा ही कहती थी। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम चलो नाम रखा गया, उससे मेरा तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर अहमदाबाद की भी बात थी, अगर नामकरण करना इतना ईजी है तो फिर कर्णावती क्यों नहीं कहा गया? देखिए, जहां तक अहमदाबाद के नाम चेंज करने का सवाल है, एक सिटी का नाम चेंज करना वो एक पूरी लीगल प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर की वजह से कहीं पे डिसीजन लिया गया होगा कि अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद ही रखा जाए। अब मुझे प्रश्न ये हो रहा है कि एक स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दे तो भी परेशानी है, अहमदाबाद का नाम चेंज ना करके कर्णावती ना रखे तो भी परेशानी है। शायद आज अनाउंस हुआ होता कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती कर देंगे, जैसे योगी जी की सरकार ने किया हुआ है, तो वहां पे भी परेशानियां थी। बट मेरा सिर्फ जवाब इसके ऊपर इतना ही है कि ऑपोजिशन को कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो नाम चेंज किया या नाम चेंज नहीं किया, ये मुद्दों को उछाल रहे हैं बिकॉज उनको एक डिस्कशन का मुद्दा चाहिए। जी देखिए, जगदीश जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने नरेंद्र मोदी नाम रखा, उससे हमको कोई वांधा नहीं है। अगर आप चाहते तो अपने वरिष्ठ नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से भी रख सकते हो। काफी सारे और बहुत सारा अच्छा ऑप्शन था, इससे भी अच्छा बढ़िया ऑप्शन था, क्योंकि वो नेता थे ऐसे कि वो देश के नहीं बाहर तक लोकप्रिय थे। और कहने का मतलब वो विपक्ष में होते हुए भी सबसे बहुत अच्छे से तालमेल थे, तो कोई विरोध पक्ष भी उनका विरोध नहीं करता। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है, ऐसे अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम होता तो कोई विरोध नहीं करता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बात करूं तो वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी तो देश के वरिष्ठ लोग नेता कैसे आ है, सकते हैं? देश के वरिष्ठ नेता है और उनको मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता क्या, सब वरिष्ठ नेता, प्राइम मिनिस्टर साहब हो या कोई भी हो, नमन करता है, जिसको आप भी मानते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे काफ़ी सारे स्मारक या काफ़ी सारे नामकरण हुए हैं। बस मुझे प्रॉब्लम यही है कि ऑपोजिशन, वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी का जहां पे भी नाम आता है ना, वहां पे उनको परेशानी हो जाती है कि भाई नरेंद्र मोदी जी का नाम फोर्ब्स के लिस्ट में आया तो भी उनको परेशानी है, सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे चल रहे हैं, उन पे भी उनको परेशानी है।
उनको नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, नरेंद्र मोदी जी के नाम से उनको प्रॉब्लम है। और मैं बताना चाहूँगा ये प्रॉब्लम का रीज़न भी ऐसा है क्योंकि जो काम हो रहा है वो काम को वो चैलेंज नहीं कर सके हैं। जो भाजपा की सरकार का गवर्नेंस है वो गवर्नेंस को वो चैलेंज नहीं कर सके हैं, एंड उसी की वजह से ये छोटे छोटे मुद्दे उछाल के वो राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ के एक मंत्री ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की जो जीवनी है वो बच्चों को पढ़ाई जाए स्कूल में, जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने खुद मना कर दिया था। तो क्या ये जो स्टेडियम का मतलब उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, तब तक नरेंद्र मोदी को खुद को पता था कि ये उनके नाम पे किया जा रहा है? देखिए मैडम, मैं एक पार्टी का बहुत ही छोटा कार्यकर हूँ। ये नामकरण जो किया गया वो प्रधानमंत्री जी को पता था या नहीं पता था, वो जवाब देने के लिए शायद मैं ऐसा मानूंगा कि मैं खुद को असमर्थ मानता हूं क्योंकि मैं एक बहुत छोटा कार्यकर हूं। पर पता था या पता नहीं था, मेरा मुद्दा यही है कि जब गांधी नेहरू परिवार से इतने सारे स्मारकों को नाम दिया गया है तब कांग्रेस ने कभी जाके कोई अपोज नहीं किया है। तो एक स्टेडियम का नाम और वो प्रधानमंत्री जी के नाम से दिया गया है, उसमें उनको क्या परेशानी है? ठीक है, हम अपने असली मुद्दे पे आ जाते हैं, बजट में। आखिरी सवाल मेरा, चलो बजट में यहाँ पर पेश तो किया गया है और किया भी जा रहा है, आपको क्या आशा है जगदीश जी कि अब ये बजट आज पेश हुआ है तो कई क्षेत्र में कई सारी अच्छी रकम आवंटित की गई है, कितना विकास देखने को मिलेगा? जो रकम आवंटित की गई है वो छोटे आदमी के लाभ में जावे तब तक तो मुझे कोई भी वादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब सुविधाएं बढ़े और अपना देश आगे बढ़े, उसमें हमको इंटरेस्ट है। तो जो भी बजट के अंदर जो आवंटन किया गया है उसका सही यूज़ होवे तो हमको कोई वादा नहीं है। हम बजट को स्वीकार करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए बराबर। जी, आपका कहना है पलक जी बजट को? मैं वही बात को दोहराऊंगा कि हमारे गुड इंटेंशन जो आज बजट के प्रपोजल्स पे दिखे, हमारे बेटर इनिशिएशन होंगे और उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा जो गुजरात की जनता के और गुजरात के एक एक छोटे से बड़े लोगों के बेनिफिट के लिए होगा। जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े उसके लिए आपका शुक्रिया। मेरा बजट मेरी सरकार में आज हमने चर्चा की बजट के ऊपर, काफ़ी सारे मुद्दों पर डिस्कशन भी हुआ। अभी तो रकम आवंटित की गई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये देखना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लेंगे विराम, लेकिन आपको न्यूज़ की अपडेट के लिए जुड़े रहना है के न्यूज़ के साथ।